तो अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज देखते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने कॉन्टिन्यूस एक्सरेज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं वो देखा था, ठीक है। तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को हम किसी हेवी एटम से कोलाइड कराते हैं, ठीक है। हेवी एटम मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा हो। तो ऐसी डिपिक्शन पर्पस के लिए हमने जैसे कोई एक हेवी एलिमेंट ले लिया, इसको जैसे आप टंगस्टन मान सकते हैं, और उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट 2 ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन है ना वो मैंने डिपिक्ट कर दिए, है ना। टंगस्टन में तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 74 होंगे, एटॉमिक नंबर इसका 74 है। तो इसमें केवल 10 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 64 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे, है ना, जो आगे के ऑर्बिट्स में होंगे। अच्छा, दूसरा ये भी अपन मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि ऑर्बिट्स अपन यहाँ पे सर्कुलर ही शो कर रहे हैं, जैसे बोहर ने बताया था, ठीक है। एक्चुअल में तो सर्कुलर नहीं होते हैं, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, पर हमारे डिस्कशन पर्पस के लिए, है ना, इस मॉडल के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि एक्सरेज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो कॉन्टिन्यूस एक्सरे के केस में हमने क्या देखा था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, मैकेनिज्म जो था प्रोडक्शन का, कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से आ रहा है तो वो न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करता है ना, ये देखा था अपन। तो या तो न्यूक्लियस से टकराएगा, ठीक है, और या फिर उसके बगल से गुजरेगा, और उसके बगल से गुजरेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि कितना पास से गुजर रहा है वो एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करेगा तो जो है वो एक्सरेज को एमिट करता है, ठीक है, फोटोन एमिट करेगा। ये मैकेनिज्म था कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का। और चूंकि जो एक्सेलरेशन जो हो रहा है ना, वो उसकी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस ही होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का वो तो वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा, पूरी बीम आ रही है ना, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास में जो स्पेक्ट्रम आया था, है ना, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आया था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन आया है, वो जो टारगेट एटम है उसके किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और सपोज इस वाले इलेक्ट्रॉन से वो कोलाइड किया तो इस इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करके सपोज जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये, है ना, यहाँ से हट करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे ऑब्वियसली फिर एक स्पेस रह गई। अब ये जो स्पेस जो यहाँ पे रही, उस पे बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे इनरमोस्ट ऑर्बिट से यदि इलेक्ट्रॉन हटता है तो इनरमोस्ट ऑर्बिट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना, एक जगह खाली हो गई तो बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जंप करके, और बाहर से जंप करके आएंगे तो रेडिएशन रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे अपन ऑर्बिट्स का लेवल लिख देते हैं, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। अच्छा, एक्सरेज के डिस्कशन में इन लेवल्स को हम लेटर से भी डिनोट करते हैं। तो इसको n = 1 को बोलते हैं K लेवल, n = 2 को L, है ना, K L M N, है ना, इस टाइप से हम लेवल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में जब लेवल 1 पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आते हैं, है ना, उसको हम बोलते थे लाइमन सीरीज बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइमन सीरीज का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, पर इसमें भी जैसे इस वाले केस में n = 1 लेवल पे वैकेंसी हुई है, ठीक। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी भी लेवल से आ सकते हैं, सेकेंड लेवल से आ सकते हैं, थर्ड लेवल से आ सकते हैं, फोर्थ लेवल से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है इनका अलग अलग नाम दे रखा है। तो इस वाली ये जो सीरीज है, ये सारे इलेक्ट्रॉन किस लेवल पे जंप कर रहे हैं, के लेवल पे जंप कर रहे हैं। के लेवल पे पहुंचे तो इसको बोलते हैं के सीरीज, ठीक है, के सीरीज बोलते हैं। और सेकंड लेवल से जंप किए तो इसको बोलते हैं के अल्फा, ठीक है, के अल्फा लाइन। जो थर्ड लेवल से यदि जंप किए फर्स्ट लेवल पे तो के बीटा लाइन, और इसको बोलते हैं के गामा लाइन,
ठीक है। अब इसी तरह से सपोज सेकंड लेवल में कोई एक वैकेंसी हुई है ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो सपोज उसको इजेक्ट कर दिया, बाहर से इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड करके इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, तो अब जो है वो एल लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट जो बाहर के लेवल से जो है वो जंप करेंगे। ठीक है, तो जैसे सेकंड लेवल खाली हुआ तो थर्ड लेवल से जंप किया, फोर्थ लेवल से जंप किया, और इसके बाहर सपोज फिफ्थ लेवल है, फिफ्थ लेवल से जंप किया। तो इस वाली सीरीज को एल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस हैं इनको एल अल्फा लाइन, फिर नेक्स्ट एल बीटा लाइन, है ना, एल गामा लाइन, इस तरह से बोलते हैं। हमने जिस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा था, है ना, उस तरह से यदि हम देखना चाहें लेवल्स को, और जो स्पेक्ट्रम जो बन रहा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का, तो उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं अपन, जो अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में भी किया था। तो ये जो सीरीज है ना, ये आपकी के सीरीज हो गई। ठीक है, ये आपकी एल सीरीज हो गई, और ये जो है के एल एम सीरीज हो गई। ठीक है, एंड सो ऑन, है ना, ये अलग अलग लेवल बना दिए अपन ने, और ये के लेवल है, के एल एम एन, है ना, इस टाइप से लेवल्स हैं इसके। और के सीरीज में भी जो पहली लाइन है जो सेकंड लेवल से आ रही है, ये के अल्फा लाइन है। जो सेकंड लाइन है इसको के बीटा लाइन बोलते हैं, इसको के गामा लाइन, और इसी तरह से ये एल अल्फा, एल बीटा, और ये एल गामा लाइन, और इसी तरह से फिर, है ना, एम सीरीज की लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से इनका नोटेशन होता है। तो अपन ने जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का इंटेंसिटी वेरिएशन देखा था एमिशन का, एक्सरेज का, ये जो लाइंस हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, उसी एमिशन स्पेक्ट्रम के ऊपर अपने को नजर आती है। ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं एक बार। अच्छा, इसमें वो ये किस तरह से नजर आएगी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, उसको देखने के पहले एक बार एनर्जी लेवल भी देख लें इन सीरीज का, है ना। ये तो क्लियर ही है कि जैसे जो के सीरीज है, इसका एनर्जी जो है वो एल सीरीज से ज्यादा होगा। जैसे लाइमन सीरीज होती थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, है ना, उसका जो एनर्जी लेवल है वो तो आपका अल्ट्रावायलेट रेंज में होती थी हाइड्रोजन एटम के केस में। तो लाइमन सीरीज की एनर्जी जो है वो बामर सीरीज की एनर्जी से ज्यादा होती थी, फ्रीक्वेंसी हायर होती थी। इसी तरह से इसमें के सीरीज का जो एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल या फ्रीक्वेंसी दोनों ही लिख देता हूं, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी लेवल एंड फ्रीक्वेंसी के सीरीज की एल से ज्यादा है और उसकी एम सीरीज से ज्यादा है, एंड सो ऑन। और के सीरीज की वेवलेंथ एल सीरीज की वेवलेंथ से कम होगी, और एल सीरीज की वेवलेंथ एम सीरीज की वेवलेंथ से कम होगी। तो अब इसको डिपिक्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है, ये जो सीरीज के जो के सीरीज एल सीरीज, इसमें जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं वो कॉन्टिन्यूस एक्सरे के स्पेक्ट्रम में स्पाइक के रूप में नजर आती है। ठीक है, जैसे यदि के अल्फा में ड्रॉ करूं, है ना, तो के अल्फा जो है वो इस तरह से स्पाइक के रूप में नजर आएगा यहाँ पे, ये के अल्फा लाइन। ठीक है, और ये के अल्फा लाइन जो है वो इस तरफ होगी, मतलब जो मिनिमम वेवलेंथ वाला जो पॉइंट है ना, उसके क्लोज होगी। और जैसे जैसे इस तरफ जाते जाएंगे, है ना, एल लाइन, एम लाइन, उस टाइप से चलेगा। अच्छा, के अल्फा, अब यदि हमको के बीटा लाइन ड्रॉ करनी है तो के बीटा का जो स्पाइक है वो इसके लेफ्ट में बनेगा, है ना, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि के बीटा के केस में जैसे ये वाला है के बीटा जो है वो थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल है, तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। तो ये के बीटा लाइन हो जाएगी, ये के बीटा का स्पाइक हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, गामा जो है इससे भी आगे होगा। अच्छा, यदि एल हम ड्रॉ करें तो एल के स्पाइक्स जो हैं वो थोड़ा आगे मिलेंगे अपने को। ठीक है, तो जैसे ये हो गया एल अल्फा हो गया, फिर उसके बाद में ये एल बीटा हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसे एल गामा हो गया,
है ना, इस टाइप से स्पाइक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये जो लाइंस जो निकल रही है, के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, उसको कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ये तो क्लियर है, क्योंकि इसमें तो भाई 74 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन लाइक एटम तो है नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम में तो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन हम रखते थे। तो ये इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होने के कारण में जो बोहर का मॉडल एग्जैक्टली नहीं लगता है, थोड़ा चेंज होकर के लगता है ना, उसको समझेंगे। और तो उसी को बेसिकली मोजलेस लॉ बोलते हैं, तो वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।